स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का आज की इस क्लास में। इस ऑनलाइन क्लास में आज हम लोग पढ़ेंगे बीएससी पार्ट फर्स्ट के सब्जेक्ट बॉटनी का टॉपिक और टॉपिक है हमारा न्यूट्रिशन ऑफ बैक्टीरिया और ये इसका सेकंड पार्ट है। इसका मतलब जीवाणुओं में पोषण को हम दो भागों में पढ़ रहे हैं। पहले भाग के अंतर्गत हमने डिस्कस किया था स्वपोषी जीवाणु कैसे होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं, और आज इस सेकंड भाग में पढ़ेंगे परपोषित जीवाणु कितने प्रकार के होते हैं और वो किस प्रकार से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। जीवाणुओं में पोषण के टॉपिक के अंतर्गत हम विभिन्न प्रकार के जीवाणुओं में पोषण की विधि पढ़ रहे हैं कि पोषण के आधार पर जीवाणु कितने प्रकार के होते हैं। आप ये ऑनलाइन क्लास गायत्री कॉलेज सांचौर द्वारा संचालित यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। यदि आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब जरूर करते हैं। तो प्रारंभ करते हैं। हमारा टॉपिक क्या है? परपोषित जीवाणुओं में पोषण। परपोषित जीवाणु, परपोषित जीवाणु उन्हें कहा जाता है जो अपना भोजन अन्य जीवों से प्राप्त करते हैं। ये अन्य जीव कौन से हो सकते हैं? हो सकता है कि वो मर्तोपजीवी हो या फिर परजीवी हो अथवा किसी अन्य के साथ में सहजीवी जीव के रूप में पाए जा सकते हैं। कि सहजीवी क्या होंगे? वे जीवाणु जो दूसरों के साथ में जीवन यापन करने के लिए सहसंबंध बनाता है। आपने पढ़ा होगा लेग्यूम पादप और राइजोबियम जीवाणु के मध्य पाए जाने वाला एक संबंध है। इन परपोषी जीवाणु को पोषण की दृष्टि से कि वो किस पदार्थ से, किस प्रकार की कोशिका से पोषण प्राप्त करता है, इसके आधार पर हम इसको तीन भागों में विभक्त कर रहे हैं। पहला आएगा परजीवी, दूसरा आएगा मर्तोपजीवी और तीसरा आता है सहजीवी। कितने प्रकार के हो गए? पहला पैरासाइट प्रकार का, दूसरा सेप्रोफाइटिक प्रकार का और तीसरा सिम्बायोसिस प्रकार का। सबसे पहली बात करते हैं हम परजीवी के बारे में। परजीवी किसको कहेंगे? पैरासाइटिक जीवाणु किस प्रकार के होंगे? इस प्रकार के जीवाणु सामान्यतः जीवित कोशिकाओं से पोषण प्राप्त करता है। इन जीवाणु का होस्ट परपोषी जिससे ये पोषण प्राप्त कर रहा है वो क्या होंगे? जीवित कोशिका। और ये जीवित कोशिका या जीवित जीव पादप हो सकते हैं, जंतु हो सकते हैं, मनुष्य हो सकता है, पशु हो सकता है। तो इन सभी से ये अपना पोषण प्राप्त करता है। क्योंकि ये परजीवी है इसीलिए ये हमेशा अपने परपोषी से भोजन का अवशोषण करता है। इसीलिए जीवाणु को तो पूर्ण रूप से लाभ होता है लेकिन परपोषी को 100% नुकसान होता है। और नुकसान होने के कारण ही इन जीवाणुओं को रोगजनक जीवाणु के नाम से जाना जाता है। इसका मतलब परजीवी जितने भी हैं वो कैसे हैं? वो रोगजनक है और किसी न किसी विशेष प्रकार के रोग उत्पन्न करते हैं। जैसे कि ज़ैंथोमोनास सिट्राई सिट्रस प्लांट में रोग फैलाने का कार्य करता है। साल्मोनेला टाइफी जो कि टाइफाइड को उत्पन्न करता है। तो ये क्या है? अपने भोजन के लिए दूसरे जीव पर आश्रित होते हैं, उससे भोजन ग्रहण करते हैं और भोजन ग्रहण करने के कारण दूसरों को नुकसान होता है, फलस्वरूप उसमें रोग उत्पन्न होते हैं। इनका आचरण होता है भोजन के लिए होता है। कौन से? परपोषी और परजीवी जीवाणु के मध्य जो संबंध बना है वो किसके लिए बना है? केवल और केवल भोजन के लिए। दूसरे प्रकार के जो जीवाणु आते हैं उनको नाम देते हैं मर्तोपजीवी अथवा सेप्रोफाइटिक जीवाणु। फाइटिक जीवाणु बैक्टीरिया। कैसे बैक्टीरिया होंगे या किन्हें हम मर्तोपजीवी नाम देते हैं?
तो मर्तोपजीवी प्रकार के बैक्टीरिया हमेशा अपना भोजन सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं। जैसे हमने रोटी रखी हुई है, गीली रोटी है, पड़ी है, 2 दिन के बाद में सड़ रही है, वो सड़ा गला हो गया। गोबर धीरे धीरे पड़ा पड़ा सड़ रहा है, या फिर कोई अन्य प्रकार के खाद्य पदार्थ धीरे धीरे विघटित हो रहे हैं, तो वो कहलाते हैं सड़े गले, जो सामान्य तौर पर अर्ध विघटित अवस्था में होते हैं। अब ये बैक्टीरिया क्या करेंगे कि इन सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से भोजन ग्रहण करने की क्रिया के दौरान ये जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में बदलते हैं। जटिल कार्बनिक पदार्थ होगा उसको किस में बदलेंगे? सरल कार्बनिक पदार्थों में। और ये सरल कार्बनिक पदार्थ कार्बनिक हो सकते हैं अथवा अकार्बनिक हो सकते हैं। ये कौन से प्रकार के पदार्थ का अपघटन करते हैं, उससे पोषण प्राप्त करते हैं, उसके आधार पर हम मर्तोपजीवी जीवाणु को 2 भागों में विभक्त करते हैं। एक वे जीवाणु जो किण्वन क्रिया को प्रेरित करते हैं, एक वे मर्तोपजीवी जो पीयून क्रिया को प्रेरित करते हैं। किण्वन क्रिया का मतलब होगा कि ऐसे जीवाणु कार्बोहाइड्रेट के अपघटन के द्वारा अपना पोषण प्राप्त करते हैं, उनको इस क्रिया को हम किण्वन कहते हैं, तो किण्वन बैक्टीरिया। और प्रोटीन का विघटन करते हैं तो उसको पीयून बैक्टीरिया के नाम से जाना जाता है। किण्वन क्रिया सामान्य तौर पर कार्बोहाइड्रेट का अपघटन होता है और इस अपघटन के फलस्वरूप एथिल अल्कोहल जैसे घटकों का निर्माण होता है। किण्वन क्रिया सामान्यतः वायु की अनुपस्थिति में होती है, और जब कार्बोहाइड्रेट या कार्बनिक पदार्थ का वायु की अथवा ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ऑक्सीकरण होता है, तो उस समय 100% कार्बन जो कार्बोहाइड्रेट में उपस्थित है वो कार्बन डाइऑक्साइड में नहीं बदलते, बल्कि वो अल्कोहल में बदल जाते हैं। इसके आधार पर उसको अल्कोहलिक किण्वन के नाम से जाना जाता है। बहुत कम मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में विघटित होते थे। जैसे सबसे सरल एग्जाम्पल आता है वो ईस्ट का आता है। किसका आएगा? ईस्ट का। या फिर लैक्टोबैसिलस का आता है। क्या कार्य करता है ये? ईस्ट भी हालांकि एक कवक है, एक सिंगल कोशिका जो जीवाणु की तरह कार्य करती है, तो ये ईस्ट कार्बोहाइड्रेट को किण्वन के द्वारा एथिल अल्कोहल में बदलने का कार्य करता है। इसके अतिरिक्त दूध का दही में बदलना भी एक विशेष प्रकार के बैक्टीरिया के द्वारा संपन्न होता है। उस बैक्टीरिया को क्या कहते हैं? हम उसको नाम देते हैं लैक्टोबैसिलस या LAB लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया क्या करता है? सबसे पहले दूध में उपस्थित विशेष प्रकार की शर्करा, जिसको हम लैक्टेज कहते हैं, को सबसे पहले ग्लूकोज में परिवर्तित करेगा। ग्लूकोज इन बैक्टीरिया की प्रेजेंस में किस में परिवर्तित होगा? लैक्टिक एसिड में। किस में होगा? लैक्टिक एसिड। तो हम सामान्यतः पर सीधा सा कह सकते हैं कि दूध में उपस्थित लैक्टेज शर्करा लैक्टिक एसिड में परिवर्तित होती है, और इस परिवर्तन की घटना को प्रेरित करता है लैक्टोबैसिलस जीवाणु। दूध मीठा होता है क्योंकि उसमें शर्करा पाई जाती है। दही खट्टा होता है क्योंकि उसके अंदर अम्ल होता है। और कौन सा अम्ल होता है? लैक्टिक एसिड। तो इस क्रिया को क्या नाम देंगे? किण्वन क्रिया नाम देंगे। दूसरा, कुछ जीवाणु ऐसे भी होते हैं जो वायु की उपस्थिति में, सामान्यतः उपस्थिति में प्रोटीन का विघटन करने, वो कुछ बैक्टीरिया अलग प्रकार के हुए, उस क्रिया को नाम देते हैं पीयून। इसमें क्या होगा? बैक्टीरिया के द्वारा प्रोटीन का विघटन होगा, और सामान्य तौर पर ये अवायवीय जीवाणु होते हैं, एनारोबिक होते हैं, जिसको इस अपघटन क्रिया के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती। हालांकि क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन होता है। लेकिन इन जीवाणु द्वारा उत्पन्न होने वाले सरल पदार्थों का फिर कार्बनिक पदार्थों में विघटन होगा, उस समय ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। लेकिन अधिकांश कार्य होता है वो अवायवीय परिस्थिति में होता है, इसलिए उसको क्या कहते हैं? अवायवीय जीवाणु। क्या पढ़ रहे हम? पीयून में किसका अपघटन होगा? प्रोटीन का विघटन होगा। तो सबसे पहले प्रोटीन इन जीवाणुओं की उपस्थिति में पेप्टोन में बदलती है। पेप्टोन का अपघटन होगा, पॉलीपेप्टाइड बनेगी, पॉलीपेप्टाइड फिर अपघटित होगी, पेप्टाइड्स का निर्माण होगा, और पेप्टाइड्स एमिनो एसिड में बदलेगा। तो प्रोटीन से
एमिनो एसिड तक निर्माण की क्रिया, विघटन की क्रिया अवायवीय जीवाणु के द्वारा संपन्न होती है, अर्थात इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन एमिनो एसिड आगे जाकर के फिर किस में परिवर्तित होगा? हमें पता है कि एमिनो एसिड में कुल 4 प्रकार के तत्व पाए जाते हैं। कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होती है और नाइट्रोजन हो सकती है, कभी कभी सल्फर भी पाई जा सकती है। तो सामान्य तौर पर क्या होता है, कोई एल्किल समूह जुड़ा हुआ हो सकता है। तो इस प्रकार के इस एमिनो एसिड में पाए जाने वाले घटक कार्बन मीथेन अथवा कार्बन डाइऑक्साइड में बदलेंगे, नाइट्रोजन अमोनिया में बदलेगी अथवा नाइट्रोजन आणविक नाइट्रोजन बदलेगी, और हाइड्रोजन या तो मीथेन के कार्बन के साथ में जुड़कर मीथेन का निर्माण करेगी या फिर हाइड्रोजन का निर्माण करेगी। अर्थात एमिनो एसिड किस में बदलेगा? एमिनो एसिड अपघटित होगा मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। इनको परिवर्तित करने के लिए यहाँ पर ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो प्रोटीन के अपघटन के लिए आधा भाग यानी एमिनो एसिड तक निर्माण की क्रिया वायु की अनुपस्थिति में, जबकि एमिनो एसिड विभिन्न अकार्बनिक घटकों में परिवर्तित होता है, वो वायु की उपस्थिति में होता है। तो इस प्रकार से मर्तोपजीवी जीवाणु के द्वारा 2 प्रकार की प्रक्रिया संपन्न होती है। यदि मर्तोपजीवी जीवाणु सड़े गले कार्बनिक पदार्थ के रूप में कार्बोहाइड्रेट का उपयोग करते हैं तब उस क्रिया को किण्वन कहते हैं, और यदि वो प्रोटीन का विघटन करते हैं तब हम उसको पीवन कहते हैं। परजीवी और मर्तोपजीवी जीवाणु को पढ़ने के बाद में परपोषी जीवाणु का जो तीसरा प्रकार है उसको नाम देते हैं सहजीवी। नेक्स्ट है परपोषी जीवाणु का प्रकार सहजीवी जीवाणु। सह का मतलब होता है साथ साथ जीवन यापन करने वाले जीवाणु। इसमें कुल 2 प्रकार के कोशिकाएं भाग लेंगी। एक जीवाणु कोशिका होगी और दूसरी अन्य कोशिका। क्योंकि हम इन कोशिका को, अन्य जीव की कोशिका को यानी जीव को परपोषी नाम नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि वो केवल और केवल अपना भोजन प्राप्ति ही नहीं करता बल्कि उसको भी लाभ देता है, इसलिए हानिकारक प्रारूप से नहीं हुआ। हानिकारक नहीं होने के कारण ही ये 100% अरोगजनक है और साथ ही साथ लाभकारी संबंध बनाता है। इसका तात्पर्य ये हुआ कि प्रकृति में पाए जाने वाले सभी जीवाणु परजीवी और मर्तोपजीवी की तरह हानिकारक नहीं होते हैं, बल्कि कैसे होते हैं? लाभकारी भी होते हैं। जैसा हम एक सामान्य सा एग्जाम्पल कई कक्षाओं से पढ़ते आ रहे हैं, और वो कौन सा है कि जीवाणु होता है लेग्यूम राइजोबियम या ब्रेडी राइजोबियम, और इस जीवाणु का संबंध होता है लेग्यूम पादप की मूल गांठ में, लेग्यूम गांठ में, लेग्यूम पादप की मूल के अंदर जो गांठें पाई जाती है, इस प्रकार की एक संरचना बनती है। ये मूल, इस मूल पे यहाँ पे गांठें बनती है। मूंगफली के पौधे को उखाड़ के देख लीजिए, मूंग गवार के देख लीजिए, इसमें इस प्रकार की गांठें होती है। इन गांठों का निर्माण राइजोबियम के द्वारा होता है, जिससे ये गांठों के अंदर घुस करके आश्रय प्राप्त करता है और उसके बदले में जीवाणु पौधे को नाइट्रोजन, वायुमंडलीय नाइट्रोजन को विभिन्न यौगिकों में परिवर्तित करके इसको उपलब्ध करवाता है, जिससे नाइट्रोजन की कमी पादप को नहीं होती। तो पादप को क्या प्राप्त हो रहा है? नाइट्रोजन, अवशोषण योग्य नाइट्रोजन प्राप्त हो रही है। जीवाणु को क्या प्राप्त हो रहा है? आश्रय प्राप्त हो रहा है। इसके साथ साथ में इस पादप कोशिकाओं द्वारा पोषण प्राप्त होता है। तो पोषण के लिए और आश्रय के लिए दूसरे जीव पर निर्भर है और उसके बदले में दूसरे जीव को भी लाभ पहुंचाता है। इस संबंध को नाम देते हैं सहजीवी संबंध। तो कई जीवाणु ऐसे भी होते हैं जो अरोगजनक लाभकारी संबंध बनाता है। रोगजनक होगा तो कभी भी लाभकारी नहीं होगा, वो 100% हानिकारक होगा। इसमें सबसे बड़ा नाम आया वो किसका? राइजोबियम और लेग्यूम गांठ का।
सहजीवी जीवाणु दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है अंतःसहजीवी और दूसरा होता है बाह्य सहजीवी। अंतःसहजीवी जीवाणु किसको कहते हैं? ऐसे जीवाणु हमेशा परपोषी शरीर के अंदर उपस्थित होते हैं और लाभदायक क्रियाओं को संपन्न करते हैं। जैसे पशुओं की आंत में पाए जाने वाला जीवाणु, जिसको रुमेनोकोकस के जीवाणु कहते हैं, वो सेल्यूलोज का पाचन करता है। तो जिन पशु को क्या फायदा हुआ? सेल्यूलोज का पाचन हो गया। और जीवाणु क्या फायदा हो गया? उसको आवास मिल गया और उसको भोजन मिल गया। ठीक इसी प्रकार की मनुष्य के आंत में पाए जाने वाला ई कोलाई भी पाचन क्रिया में सहायक होता है। तो ये चूँकि शरीर के अंतर्गत पाया जाता है, अंदर पाया जाता है, इसलिए उसको नाम देते हैं अंतःसहजीवी। और ठीक इसी प्रकार के दूसरे जीवाणु होते हैं, उसको नाम देते हैं बाह्य सहजीवी, जो परपोषी कोशिका की बाह्य सतह पर या शरीर से बाहर रह कर के अपना पोषण प्राप्त करते हैं और सहजीवी संबंध बनाते हैं। तो इस प्रकार से परपोषी जीवाणु कुल 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है परजीवी, दूसरा होता है मर्तोपजीवी और तीसरा होता है सहजीवी। हमने न्यूट्रिशन ऑफ बैक्टीरिया को 2 भागों में कंप्लीट कर लिया है। पहले भाग के अंतर्गत हमने स्वपोषी जीवाणु के बारे में डिस्कस किया था और सेकेंड भाग के अंतर्गत परपोषी जीवाणुओं का। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि जीवाणुओं में जनन की प्रक्रिया किस प्रकार से होती है, ये अपनी ग्रोथ कैसे संपन्न करता है। आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।